चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमने जाना व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग विच इज बेटर देन प्रीवियस, उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। ठीक। सेकंड पॉइंट हमने जाना डिफरेंट गोल्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्संस। अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्संस के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। हम लोगों ने इसमें एग्जांपल पढ़ा था लैंडलेस रूरल लेबरर, हमने पढ़ा था प्रॉस्पेरस फार्मर्स, हमने पढ़ा था ऐसे फार्मर जो क्रॉप के ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं। और भी कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्संस के बारे में हमने पढ़ा था। जो लैंडलेस रूरल लेबरर है उनके लिए डेवलपमेंट क्या होता है? उनके लिए डेवलपमेंट होता है कि अगर लैंड नहीं है, लेबर है, तो इनको अगर मान लो वर्क मिलता है, कंटिन्यूअस वर्क मिलता है तो इनके लिए डेवलपमेंट है। या मान लो इनके लिए बेटर वेजेस मिलता है, ज्यादा रुपये मिलता है पर डे वेजेस के लिए, तो इनके लिए डेवलपमेंट है। वहीं पे प्रॉस्पेरस फार्मर्स के लिए क्या है? प्रॉस्पेरस फार्मर्स के लिए इनका जो क्रॉप है, इनका प्राइस अगर इसको ज्यादा मिले तो इनके लिए डेवलपमेंट है। या फिर इनके लिए जो लेबर है वो चीप रेट में इनको अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो इनके लिए डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ हमने जाना कि वेजेस अगर इंक्रीज होता है तो लेबर के लिए अच्छा है, वेजेस अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉस्पेरस फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि देयर आर डिफरेंट developmental goals for different categories of person, and what may be development for one person may not be the development for others. It may be sometimes contrast. ठीक। हमने डैम का एग्जांपल भी पढ़ा था कि डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसमें इंडस्ट्रीज का फायदा होगा या सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका फायदा होगा। लेकिन वहां पे जो ट्राइबल लोग हैं जो डैम के नजदीक रहते हैं उनको रिलोकेट करके दूसरे जगह पे शिफ्ट करना होगा, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट, डैम बनना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, इनकम एंड अदर गोल। तो किसी पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको ऑन एन एवरेज देखने के लिए हमने क्या किया? उस पर्सन का इनकम को हमने कैलकुलेट किया। अगर किसी पर्सन का इनकम लास्ट ईयर 8000 था, अभी 10000 है, तो हम कहेंगे कि उनका डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनको फ्रीडम है कि नहीं, उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं, उनको ग्रोथ हो रहा है कि नहीं उनका, ये सारी चीजों को हमने कंसीडर किया। इनकम क्या है? मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, और अदर गोल्स में नॉन मटेरियलिस्टिक, फ्रीडम हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ग्रोथ हो गया, एडवांसमेंट हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ये सारी चीजें क्या है? अदर गोल्स हैं। ठीक। नेक्स्ट हमने जाना कि नेशनल डेवलपमेंट, ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में हमने जाना। नेक्स्ट हम नेशनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में जाना। नेशनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में भी हमने क्या किया? कंट्री का एवरेज इनकम निकाला। जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, और दूसरा यूएनडीपी रिपोर्ट निकालते हैं जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या है? कंट्रीज का एवरेज इनकम को हम कंसीडर करते हैं, और यूएनडीपी रिपोर्ट में एवरेज इनकम, या इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम प्लस हेल्थ कैसा है उस कंट्री का, उस कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज कैसे हैं, ये सारे फैक्टर्स को हमने कंसीडर किया। क्लियर। एवरेज इनकम जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम क्या था? एवरेज इनकम कंसीडर करने के टाइम में हमें प्रॉब्लम ये था कि वो इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, वो हमें पता नहीं चलता है एवरेज इनकम से। ठीक है। टोटल इनकम में ये प्रॉब्लम था कि कंट्री का टोटल इनकम ज्यादा होने से कंट्री में ऑन एन एवरेज लोगों का इनकम कितना है पता नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने टोटल इनकम को छोड़ के एवरेज इनकम लिया। एवरेज इनकम में भी ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि नहीं वो हमें पता नहीं चल रहा था। हमने एक एग्जांपल किया जिसमें कंट्री ए था और कंट्री बी था। कंट्री बी में जो 5 लोग थे ये 500 करके अर्निंग कर रहे थे, जो 5th लोग था वो 48,000 कर रहा था। ठीक। तो कंट्री ए में एवरेज इनकम 10,000 था, कंट्री बी का भी 10,000 था, तो एवरेज इनकम देखने से दोनों कंट्री सेम थी। लेकिन ऑन एन कंट्री बी में ऑन एन एवरेज लोग, ज्यादातर लोग गरीब थे और 1% ही था जो अमीर था। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इस कंट्री का बहुत खराब है। कंट्री ए का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था। अगर हमें मौका मिलता तो हम कंट्री ए में रहना पसंद करते। ठीक। तो एवरेज इनकम का प्रॉब्लम क्या था? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं वो इनकम उस कंट्री में हमें पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है कुछ टर्म्स हमने जाना, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम मींस टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। क्लियर। इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं चलिए उसको जानते हैं। टॉपिक नंबर 1 है व्हाट इज डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट किसे कहते हैं? वो डेवलपमेंट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है और कंट्री पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए हम कैसे कहेंगे कि वो डेवलप हुआ है, या कोई कंट्री पहले की तुलना में अभी डेवलप हुआ है कि नहीं, हम कैसे कहेंगे। दूसरा पॉइंट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। क्या लोगों का इनकम बढ़ जाने से ही हम उसे मानेंगे कि वो डेवलपमेंट हुआ है, उनका डेवलपमेंट, या फिर इनकम के अलावा भी अदर कुछ क्राइटेरियाज हैं जो उन्हें जरूरी है डेवलप कहलाने के लिए। तीसरा पॉइंट है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चौथा पॉइंट है हाउ टू कंपेयर कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है किसी दूसरे कंट्री से, और हम कंपेयर कैसे करेंगे। इसमें एक रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड बैंक। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? इसके बेसिस पे भी हम कंट्रीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कौन सा कंट्रीज डेवलप्ड है और नहीं है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालती है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट हम जानेंगे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या है और कुछ अदर टर्म्स लाइक पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, अटेंडेंस रेशियो क्या है, बीएमआई क्या है। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। अगर हमने ठीक से इन सारी चीजों को कवर कर लिया, उसके बेसिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया और हमारा जो टेक्स्ट बुक है उन्हें हम लोगों ने फॉलो कर लिया, तो इससे बाहर एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं आने वाला। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो हमें पहले जानना होगा इकोनॉमिक्स क्या है। तो बहुत ही इजी टर्म्स में मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है। मान लो ये हमारा घर है, ठीक। अभी इसमें जो अर्निंग मेंबर है, मान लो सिर्फ मेरे पापा हैं, उनका मंथली इनकम से 10,000 रुपीज है, ठीक। तो ये हो गया पापा का इनकम, या मान लो हमारे फैमिली का इनकम, ठीक है। इसी इनकम से हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरे होने हैं। मान लो इसी इनकम से हमारा फूडिंग, हमारा स्कूलिंग, मान लो हाउस है तो हाउस रेंट, या मान लो मेडिकल, किसी को अगर मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए तो इन्हीं पैसे से ही जाना होगा। इसके अलावा भी हमारे लाइफ में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ये जो इसको हम ह्यूमन नीड्स बोलते हैं, ये जो ह्यूमन नीड्स है वो जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो क्या है? अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। और हमारे पापा का जो इनकम है, या जो हमारे फैमिली का इनकम है, या जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है? लिमिटेड। तो हमने देखा कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है? लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारा जो नीड्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इसी लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने का काम करता है। हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ प्रोसेस टू फुलफिल अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इकोनॉमिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट मीन्स बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग। डेवलपमेंट मीन्स betterment of anything। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने लास्ट ईयर के एग्जाम में 70% मार्क्स सिक्योर किए थे, इस ईयर आपने 80% सिक्योर किया, तो ये क्या है? डेवलपमेंट है, मतलब बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग।
मान लो किसी पर्सन का इनकम लास्ट मंथ 10,000 था और अभी 12,000 है, तो वो क्या है? डेवलपमेंट है। बेटरमेंट ऑफ इनकम इज डेवलपमेंट। क्लियर? ठीक है। अभी डेवलपमेंट में भी हम जानेंगे डिफरेंट कैटेगरीज के पर्सन के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। किसी के लिए इनकम डेवलपमेंट है तो किसी और के लिए कुछ और। ठीक। फर्स्ट कैटेगरी हमारा लैंडलेस रूरल लेबरर, मतलब जिसके पास जमीन नहीं है। लैंडलेस मतलब लैंड नहीं है और वो गांव में रहते हैं और लेबर का काम करते हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? अगर उनको मोर वर्क, अगर उनको साल भर अगर काम मिलता है तो हम उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। अगर मान लेते हैं उनको जो वर्क मिलता है उनमें बेटर वेजेस उनको अगर मिले तो उसे हम कहेंगे कि उसका डेवलपमेंट हुआ है। उसी तरह उनके बच्चों को अगर अच्छी स्कूलिंग या मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं तो उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक। उसी तरह प्रॉस्परस फार्मर, मान लो एक ऐसा फार्मर है जो प्रॉस्पर है, मींस अच्छी खासी अर्निंग करता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट है जो उनका क्रॉप है उसका प्राइस उन्हें क्या हो? ज्यादा मिले, तो उसके लिए हम कहेंगे कि डेवलपमेंट है, उसके लिए डेवलपमेंट हुआ है। या फिर उन्हें जो उनके खेतों में जो लेबर काम करते हैं, उन्हें जो उनके खेतों में लेबर काम करते हैं वो चीप वेजेस में अगर उनको मिल जाते हैं लेबर, तो हम कहेंगे उनके लिए डेवलपमेंट है। तो हमने यहां देखा जो लैंडलेस रूरल लेबरर हैं उन्हें बेटरमेंट के लिए क्या चाहिए? वेजेस ज्यादा चाहिए। ठीक। वहीं पे अगर हम प्रॉस्परस फार्मर्स को देख रहे हैं तो इन्हें इनके खेतों में जो काम करने आ रहे हैं ये क्या चाहेंगे कि वेजेस कम वेजेस में लोग मिल जाए। तो सेम पॉइंट एक ही है, वेजेस पॉइंट एक ही है, वेजेस। अगर वेज इंक्रीज हुआ तो लैंडलेस रूरल लेबरर को फायदा होगा, लेकिन अगर वेज डिक्रीज हुआ तो किसे फायदा होगा? प्रॉस्परस फार्मर्स को फायदा होगा। तो हम यहां देखें कि कैटेगरीज ऑफ पर्सन में भी जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो क्या है? डिफरेंट पर्संस के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या देखा कि सेम पॉइंट पे मान लो वेजेस को अगर हम कंसीडर करें तो वेजेस में जो लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए डेवलपमेंट है, वेजेस इंक्रीमेंट, वो प्रॉस्परस फार्मर्स के लिए क्या है? डेवलपमेंट नहीं है। ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे फार्मर जो सिर्फ रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? अगर प्रॉपर रेनफॉल हुआ तो उनके लिए डेवलपमेंट है। या मान लेते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अगर अवेलेबल है, मान लो डैम्स है, चेक डैम्स है या फिर पॉन्ड्स अवेलेबल है, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हम जानेंगे अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो शहरी क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? उनके लिए डेवलपमेंट है अगर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है, और जैसा क्वालिफिकेशन उनके पास है उसके हिसाब से अगर उनको जॉब मिलता है तो उसके लिए हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो यहां पे हमने 2 पॉइंट कंक्लूड किया। तो कंक्लूजन में 2 पॉइंट आ सकती है। फर्स्ट क्या है? डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यहां पे जितने भी कैटेगरी ऑफ पर्संस हैं उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या है? डिफरेंट है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया? डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। पॉइंट नंबर 2 क्या है? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स। से फॉर एग्जांपल यहां पे वेज इंक्रीमेंट क्या था? डेवलपमेंट था रूरल लेबरर के लिए, लेकिन वही वेज इंक्रीमेंट प्रॉस्परस फार्मर्स के लिए क्या था? डेवलपमेंट का साइन नहीं था। अगर वेज इंक्रीमेंट ना हो, कम वेज में लोग मिले तो इनके लिए डेवलपमेंट है। ठीक। ये पॉइंट नंबर 2 को समझने के लिए आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें क्या बोला है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से इससे बेनिफिट क्या होगा? ठीक, बेनिफिट होगा इंडस्ट्रियलिस्ट को। ठीक, मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन।
कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम किस लिए हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो वहां पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो कॉमन पीपल है उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन वहीं पे जो ट्राइबल लोग हैं, वहीं पे जो लोग ट्राइबल है, जो डैम के जहां पे डैम बनने वाली है वहां पे वो लोग रहते हैं, उनके लिए क्या है? उन्हें वहां से क्या होना पड़ेगा? रीलोकेट करना पड़ेगा। मतलब उनको वहां से डिस्प्लेस करके दूसरे किसी जगह पे जाना होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम वन पर्सन के लिए क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। वहीं पे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ट्राइबल लोगों के लिए क्या हो गया? प्रॉब्लमेटिक हो गया। डेवलपमेंट का साइन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम उनके लिए नहीं है। क्लियर? ये क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बेनिफिट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट बट इट इज डिवास्टेटिंग फॉर ट्राइबल पीपल। क्लियर? तो दो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है डिफरेंट। तो दो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। पॉइंट नंबर 2 क्या है? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स, समटाइम्स इट मे बी डिवास्टेटिंग। ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। हर पर्सन के लिए इनकम एंड अदर गोल्स क्या क्या होते हैं? गोल्स को अगर हम डिवाइड करें तो गोल्स को हम दो टाइप के गोल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है मटेरियलिस्टिक गोल, से फॉर एग्जांपल मुझे कार चाहिए, ठीक, या मुझे टीवी चाहिए, ठीक, या मुझे बाइक चाहिए। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब चीजें क्या है? मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। इन्हें हम पैसों से खरीद सकते हैं, इन्हें हम पैसों से खरीद सकते हैं, या हम कहें इन सब चीजों को हम इनकम से खरीद सकते हैं। ठीक, हम अपने इनकम को जितना इंक्रीज करेंगे उतनी ही मटेरियलिस्टिक चीजों को हम अपने लिए परचेज कर सकते हैं। तो जितने भी मटेरियलिस्टिक गोल्स है वो हम फुलफिल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग आवर इनकम। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। हमें जीने के लिए और भी चीजें चाहिए होती है, जैसे हमें चाहिए होगा फ्रीडम, दूसरों से रिस्पेक्ट, ठीक, हमें चाहिए इक्वालिटी, ठीक। ये सारी चीजें क्या है? नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स है। इन्हें हम पैसों से खरीद नहीं सकते। आपके पास मान लो हमने जाना गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक, साउथ अफ्रीका में गांधी जी बहुत रिच थे, उनके पास पैसे थे, ठीक। उन्होंने अपने पैसे से क्या किया? साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास का टिकट परचेस किया। फर्स्ट क्लास के टिकट परचेस करने के बाद भी उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। क्यों फेंक दिया गया? क्योंकि उन्हें इक्वल नहीं माना जाता था, कालों को गोरों के बराबर नहीं माना जाता था। तो उस पैसे का भी क्या मतलब बनता है कि आपके पास पैसे हो लेकिन लोग आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, आपको फ्रीडम ना हो। क्लियर? तो ऐसे केस में नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स भी चाहिए मटेरियलिस्टिक गोल्स के साथ साथ। से फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल देते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1, एक एग्जांपल नंबर 2। मान लो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप जिस स्टेट में रहते हो उससे कहीं दूर स्टेट में है, ठीक, और अभी जो आपको सैलरी मिलता है उससे कहीं ज्यादा सैलरी वहां मिल रहा हो। मान लो आप रहते हो एक्स स्टेट में, आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी वाई स्टेट में मिल रही है, तो यहाँ पे जो सैलरी है से फॉर एग्जांपल 10,000 है, ठीक, और वाई स्टेट में जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो है 15,000, ठीक। तो इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी है, मींस अगर हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन नए जॉब अपॉर्चुनिटी में सिर्फ सैलरी को हम, सैलरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन सैलरी ही सब फैक्टर नहीं है। सैलरी के अलावा हम देखेंगे लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, या मान लो मैं अगर मेरे फैमिली के साथ जाता हूं तो वहां पे एकोमोडेशन फैसिलिटीज क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, एजुकेशनल फैसिलिटीज क्या है। अगर मेरे घर पे कुछ हो गया जहां मैं रहता हूं तो मैं वहां से इजीली यहाँ पे आ सकता हूं कि नहीं। ये सारी फैक्टर्स को कंसीडर करके ही हम नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट हम डिसाइड करते हैं।
ठीक। तो हमने यहाँ देखा इनकम एंड अदर गोल्स, हर पर्सन के लिए दो गोल्स होती है। एक होता है मटेरियलिस्टिक गोल, जिन्हें हम पैसों के हेल्प से क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अगर हमारा इनकम इंक्रीज हुआ तो हम अपने मटेरियलिस्टिक गोल को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन हमें जीने के लिए नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों की भी जरूरत पड़ती है। से फॉर एग्जांपल फ्रीडम, रेस्पेक्ट, इक्वालिटी, ये सारी चीजें भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हमने एग्जांपल के थ्रू देखा, महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, उनके पास पैसे थे फिर भी, क्योंकि उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था। तो ऐसे जगह पे आप जाना चाहोगे कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा एग्जांपल में हमने देखा कि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, उसमें एक स्टेट से वाई स्टेट में जाना है। वाई स्टेट में सैलरी ज्यादा है लेकिन अदर फैक्टर्स भी हम कंसीडर करते हैं, से फॉर एग्जांपल एकोमोडेशन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूलिंग, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजों को हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम दूसरे जॉब को सिलेक्ट करेंगे या नहीं हम डिसाइड करते हैं। तो हमारे लिए इनकम प्लस अदर गोल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में हमें हमारा इनकम भी चाहिए प्लस हमें नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें भी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कंट्री to improve standard of living of its population। अगर कोई कंट्री अपने जितने भी लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर पाता है तो उसे हम बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट हुआ है। अभी मान लो एक कंट्री है जिसके सारे लोगों के पास साइकिल थी, साइकिल से अभी नेक्स्ट हो गया है उनको बाइक मिल गया है, तो ये क्या, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसे हम कहेंगे कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर states or country on the basis of development। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्टेट दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड है या कम है, या कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के रेस्पेक्ट में ज्यादा डेवलप्ड है या कम है? हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो कंपैरिजन पर्पस को समझने से पहले चलो एक एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। मान लो आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट्स है। तो उसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टडीज में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आर्ट्स एंड कल्चर, डांस, सिंगिंग इसमें अच्छे होंगे। तो अगर मान लो क्विज कंपटीशन होने वाला है तो हम कैसे बच्चों को लेंगे? जो स्टडीज में क्या हो, बेहतर स्टूडेंट हो, या मान लो स्पोर्ट्स की टीम बन रही है तो हम कैसे बच्चों को लेंगे? जो स्पोर्ट्स अच्छे खेलते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं उन्हें हम लेंगे, या फिर जो अच्छे पढ़ने लिखने में उन बच्चों को लेंगे। ऐसा नहीं है। तो हमें ये देखना है कि कंपेयर अगर करना है कंट्रीज को या स्टेट्स को तो किस रेस्पेक्ट में करना है, कोई ना कोई एक फैक्टर लेते हैं। उसी तरह स्टूडेंट्स को अगर आपस में क्लास में कंपैरिजन करना है तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक फैक्टर लेंगे। जैसे मान लो एक फैक्टर होगा स्टडी के लिए मान लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, इजीली हम देख सकते हैं किसका कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आया है। ठीक, तो हमारे कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स को हमने एक फैक्टर माना। उसी तरह कंट्री को, अगर एक कंट्री को दूसरे कंट्री से डिफरेंशिएट करने के लिए या देखने के लिए कि कौन सी कंट्री दूसरे कंट्री से ज्यादा डेवलप्ड या नहीं है, उसके लिए हम कंट्रीज का क्या करते हैं, इनकम देखते हैं। तो हमने अभी देखा कंट्रीज को या स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, उस कंट्री का इनकम देखना है।
ठीक। इनकम में भी मान लो ये एक्स कंट्री है, ठीक, और ये वाई कंट्री है। एक्स कंट्री का मान लो नेशनल इनकम है 100 रुपीज। नेशनल इनकम कितना है? 100 रुपीज। नेशनल इनकम मतलब क्या? कंट्री का टोटल इनकम कितना है? 100 रुपीज है। वाई कंट्री है, इसका टोटल इनकम मान लो कितना है? 200 रुपीज है। तो हम यहां क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स कंट्री से वाई कंट्री क्या है? डेवलप्ड है। क्लियर? लेकिन ये भी पिक्चर पूरा क्लियर नहीं है। मान लो एक्स कंट्री में 2 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 2 पर्सन्स रहते हैं। और वाई कंट्री में मान लो 10 पर्सन्स रहते हैं। वाई कंट्री में कितने लोग रहते हैं? 10 पर्सन्स रहते हैं। तो अगर एक्स कंट्री में 2 लोग रहते हैं तो पर जो पर्सन है, पर पर्सन का इनकम कितना हुआ? पर पर्सन इनकम कितना होगा? 100 रुपीज डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 50 रुपीज ईच। एक्स कंट्री में जो 2 लोग रहते हैं पर पर्सन का इनकम कितना हुआ? 50 रुपीज हो गया। इस पर पर्सन इनकम को हम एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री भी बोल सकते हैं। एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री बोल सकते हैं। एवरेज इनकम कितना है? एक्स कंट्री में 50 रुपीज। वाई कंट्रीज में कितने लोग रहते हैं? 10 पर्सन रहते हैं। तो इसका एवरेज इनकम कितना होगा? 200 रुपीज बाई 10 पर्सन इक्वल्स टू 20 रुपीज। ये है इसका एवरेज इनकम। तो वाई कंट्री के लोगों का एवरेज इनकम है 20 रुपीज, एक्स कंट्री के लोगों का एवरेज इनकम है 50 रुपीज। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम टोटल इनकम, यहां हम अगर सिर्फ टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री कंसीडर करेंगे तो हमें क्या होगा? पूरा पिक्चर नहीं मिलेगा और हमें लगेगा कंट्री वाई बेटर है देन कंट्री एक्स। लेकिन हमें एग्जैक्ट फिगर चाहिए, एक्चुअल फिगर चाहिए। तो हमें उस कंट्री के किसको इंक्लूड करना होगा? उस कंट्री के पॉपुलेशन को हमारे कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। जब हमने एक्स कंट्री के पॉपुलेशन को इंक्लूड किया तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो 2 लोग में पर पर्सन का इनकम या एवरेज इनकम कितना मिला हमें? 50 रुपीज। और वाई कंट्रीज में पर पर्सन का इनकम कितना है? 20 रुपीज। तो यहाँ हमने देखा ऑन एन एवरेज एक्स कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका इनकम बेटर है देन वाई कंट्री में जो लोग रहते हैं। ठीक। तो हमने, अगर हम इसी पर पर्सन के इनकम को एवरेज इनकम भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमने पढ़ा था कि कुछ हम टर्म्स को जानेंगे। तो ये एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर डाउट हो रहा है तो साथ साथ लिखते चलो। अब तक हम लोगों ने देखा कि कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हमने क्या निकाला? एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री, या उससे हम पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री भी बोलते हैं। ये कैसे निकलता है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये निकलता है। तो इससे हम एवरेज इनकम निकालने के बाद हमें रियल पिक्चर मिल जा रहा था कि कौन से कंट्री दूसरे कंट्री से कितना डेवलप्ड है या नहीं है। लेकिन ये जो एवरेज इनकम है या पर कैपिटा इनकम है, इसके थ्रू जब हम कंट्री को डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन कंट्री किससे कितना डेवलप्ड है, इसका भी कुछ डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स को समझने के लिए हम ये एग्जांपल को अच्छी तरह से समझेंगे। से यहाँ पे कंट्री क्या है? 2 कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 5 लोग रहते हैं इस कंट्री में, और कंट्री बी में भी 5 लोग ही, यही 5 लोग रहते हैं। ठीक, क्लियर। तो कंट्री ए में जो फर्स्ट पर्सन है उसका इनकम है 9500, सेकंड पर्सन का 10500, थर्ड पर्सन 9800, फोर्थ पर्सन 10000 और फिफ्थ पर्सन 10200। जब हम इनको एवरेज, इनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10000। क्लियर।
कंट्री बी में फर्स्ट पर्सन का इनकम है 500, सेकंड पर्सन का 500, थर्ड पर्सन 500, फोर्थ पर्सन 500 और फिफ्थ पर्सन का 48,000। इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो ये भी कितना होगा 10,000। अभी ध्यान से देखो, दोनों ही कंट्री में एवरेज इनकम क्या है 10,000 10,000। क्लियर? तो अगर एवरेज, हम कंट्री को डिफरेंशिएट कैसे कर रहे थे एवरेज इनकम से, तो यहां पे एवरेज इनकम देखने से हम कह सकते हैं कि दोनों कंट्री इक्वल लेवल पे है। यहां पे जितने भी लोग हैं वो लोग इक्वली डेवलप्ड है। क्लियर? लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हमें इस कंट्री में रहने का मौका मिला तो हम कौन से कंट्री में रहना पसंद करेंगे? अगर हमें बोला गया कि आप कंट्री बी के फिफ्थ पर्सन बनने वाले हो, अगर हमें बोला गया कि कंट्री बी के आप फिफ्थ पर्सन बनने वाले हो, मतलब आपका इनकम कितना 48,000 होने वाला है, तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? क्योंकि ये पर्सन कंट्री बी का फिफ्थ पर्सन सबसे ज्यादा इनकम अर्निंग कर रहा है जितने भी लोग हैं। ठीक? लेकिन अगर हमें बोला गया कि नहीं, आपको लॉटरी सिस्टम से दिया जाएगा कि आप कंट्री ए में रहोगे कि कंट्री बी में रहोगे, तो हम कहां रहना पसंद करेंगे? कंट्री ए में, क्योंकि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये लोग सब लोग क्या है, सिमिलर लेवल ऑफ इनकम वाले हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या है, गरीब है, और एक पर्सन के पास बहुत सारी रिसोर्सेस है। तो हम अगर लॉटरी सिस्टम होगा तो हम कंट्री ए प्रेफर करेंगे देन कंट्री बी। ठीक? तो एवरेज इनकम में अगर हम कंक्लूड करें तो प्रॉब्लम क्या है, कंट्री को कंपेयर करने के लिए अगर एवरेज इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो कंट्री तो ये बता तो देती है कि कौन सा कंट्री किससे डेवलप्ड है या नहीं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताती। क्या बताती, क्या नहीं बताती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये फिगर हमें नहीं पता चलता है कि वहां पे मेजॉरिटी लोग गरीब हैं। यहां पे जैसे कंट्री बी में क्या है, मेजॉरिटी लोग गरीब हैं, एक अमीर है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है क्या? सबके पास समान पैसे हैं क्या? नहीं है। वही कंट्री ए में सबके पास क्या है, मोर और लेस सिमिलर लेवल ऑफ इनकम है। तो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अच्छा है, यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो एवरेज इनकम का डीमेरिट क्या है? एवरेज इनकम का डीमेरिट है, मेन प्रॉब्लम है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम उस कंट्री का नहीं बताता है। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि एवरेज इनकम के थ्रू हम कंट्रीज को या स्टेट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कह सकते हैं कौन सा कंट्री या स्टेट किसी और दूसरे स्टेट या कंट्री से कितना डेवलप्ड है या नहीं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे जहां हमारे पास हरियाणा एक स्टेट है, केरला एक स्टेट है और थर्ड है बिहार। ठीक? तो इन तीनों स्टेट्स का ये दिया है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम क्या कहते हैं? एवरेज इनकम भी कहते हैं। ठीक? और ये रिपोर्ट कहां से मिला हमें? इकोनॉमिक सर्वे से मिला है, जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितना है? 1,62,034 रुपीस। केरला का क्या है? 1,40,190 रुपीस और बिहार का 31,454 रुपीस। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा इनकम करते हैं। हरियाणा के लोगों का सबसे ज्यादा एवरेज इनकम कहाँ है? हरियाणा के लोगों का सबसे ज्यादा एवरेज इनकम है। तो अगर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम सबसे अच्छा स्टेट कौन सा मानेंगे? सबसे अच्छा स्टेट हो गया हरियाणा। ठीक? लेकिन हम लोगों ने पहले भी देखा था इनकम के अलावा लोगों को अदर गोल्स भी होते हैं। से फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, फ्रीडम, ये सारी गोल्स होती है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में। तो स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में या कंट्री के पर्सपेक्टिव में भी हम देखेंगे कि अदर क्राइटेरिया क्या क्या है, उस क्राइटेरिया में कौन से स्टेट्स कहां पे फॉल करते हैं। तो हम ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। एवरेज इनकम सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम को कंसीडर करेंगे तो हरियाणा इज द बेस्ट स्टेट अमॉन्ग ऑल थ्री। केरला एंड बिहार से हरियाणा टॉप पे है। अगर हम
दूसरे फैक्टर को कंसीडर करें, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर लिटरेसी रेट या नेट अटेंडेंस रेशियो, इन फैक्टर्स को हम जब कंसीडर करेंगे तो हमें एक्चुअल पता चलेगा कि कौन से स्टेट किस पोजीशन पे एक्चुअली में है। ठीक, तो इसे जानने के लिए हमने बोला था कुछ टर्म्स हम लोग जानेंगे। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, आसान भाषा में समझने के लिए मान लो ये 2023 है, इसमें 1000 चाइल्ड बर्थ हुआ। ठीक, इनका बर्थडे या मान लो 1 जनवरी 2023 में कितने बच्चों का बर्थ हुआ, 1000 बच्चों का। इनका जब नेक्स्ट बर्थडे है मान लो 1 जन 2024, इसमें से 40 चाइल्ड का डेथ हो जाता है, 40 चाइल्ड का डेथ हो जाता है। तो इन्फेंट मतलब बच्चे, चाइल्ड। ठीक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है पर 1000 बच्चे जो बर्थ हुए हैं एक साल के अंदर कितने बच्चों का डेथ हो जाता है, कितने बच्चों का डेथ हो जाता है। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है यहाँ पे, 40। क्लियर, मतलब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 40 बच्चे डेथ हो जाते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे क्या है, 40 है। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है कि 7 इयर्स एंड अबव में जितने भी लोग हैं आपके कंट्री में, पॉपुलेशन, कितने लोगों को पढ़ना लिखना आता है, रीडिंग, राइटिंग या बेसिक मैथमेटिक्स। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना और बेसिक मैथमेटिक्स आते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो लोग लिटरेट है। ठीक, मान लो कंट्री 100 लोग कंट्री में है और उसमें 80 ऐसे लोग हैं जिनका एज 7 एंड अबव इयर्स से ज्यादा है और वो 80 लोग, 100 में से 80 लोग को पढ़ना लिखना आता है। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या हो गया, 80%। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 80% कैन रीड, राइट एंड डू बेसिक मैथमेटिक्स। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो है कि कंट्री में जो 14 और 15 इयर्स वाले बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे हैं। ठीक, अभी ये 100 बच्चे हैं जो 14 या 15 साल के बीच में फॉल करते हैं। ये 100 बच्चे में से अगर 70 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये 70 बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो गया, 70% हो गया। ठीक, टोटल पॉपुलेशन है 14-15 इयर्स एज ग्रुप में, 14-15 इयर्स एज ग्रुप में टोटल पॉपुलेशन है 100, उसमें से 70 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, तो नेट अटेंडेंस रेशियो कितना हुआ, 70। इन शॉर्ट फिर से बोलता हूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये कंसीडर किया जाता है पर 1000 लाइव बर्थ, 100 मीनिंग 1000 लाइव बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड आफ्टर अटेंडिंग 1 ईयर कितने बच्चे का डेथ हो जाता है। अगर 40 बच्चे मर जाते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा 40। लिटरेसी रेट क्या है, आपके जो कंट्री में टोटल पॉपुलेशन है 7 एंड अबव इयर्स वाले कितने लोगों को रीडिंग, राइटिंग, बेसिक मैथमेटिक्स आता है। ठीक, मान लो कंट्री में 100 लोग हैं, 80% लोगों को ये सब सारी चीजें आती है, तो लिटरेसी रेट क्या हो गया, 80। नेट अटेंडेंस रेशियो एक स्पेसिफिक रेशियो है जिसमें एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एज ग्रुप क्या है, 14 और 15 इयर्स, मतलब 10th देने वाले बच्चे जनरली। तो 14 और 15 इयर्स में मान लो उस एक कंट्री में 100 लोग रहते हैं, उस 100 लोग में 70 बच्चे ही ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो कितना होगा, 70। ठीक, अब हम कंसीडर करेंगे कि हरियाणा, केरला और बिहार इनकम के या एवरेज इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा एवरेज इनकम कितना है, हरियाणा। तो नंबर 1 स्टेट हमारे लिए क्या हुआ, हरियाणा। अब हम अदर रेट्स को भी, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी यहाँ पे पुट आउट करके देखेंगे और ओवरऑल देखेंगे कौन स्टेट किस पोजीशन में लाई करता है। ठीक है, अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस 1000 बच्चे जो लाइव बर्थ होते हैं उसमें से कितने बच्चे मर जा रहे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर किसी कंट्री का 33 है, या मान लो यहाँ पे स्टेट कंसीडर कर रहा है तो हरियाणा का है 33, मतलब 1000 से 33 बच्चों का डेथ हो जाता है। केरला में कितने बच्चों का डेथ होता है, 10 बच्चों का। और बिहार में कितना होता है, 38। तो सबसे कम बच्चे का डेथ कहाँ हो रहा है,
सबसे कम बच्चे का डेथ केरला में हो रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा हमारे लिए उतना अच्छा बात है, ठीक है। तो केरला स्टेट में क्या हो रहा है, सबसे कम डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 10 है। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे लिए बेस्ट स्टेट क्या होगा, केरला। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में हमने क्या जाना, 7 एंड अबव एज ग्रुप वाले लोग जिनको पढ़ना लिखना और बेसिक मैथमेटिक्स आते हैं। तो लिटरेसी रेट में हरियाणा में कितने परसेंट लोग हैं जो लिटरेट हैं, 82। केरला में कितने हैं, 94। और बिहार में कितने हैं, 62। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां हैं, केरला में। ठीक। ये लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। ठीक। तो लिटरेसी रेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा हमारे लिए कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग हैं, तो हमने देखा कि हमारे लिए केरला है बेस्ट स्टेट। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, नेट अटेंडेंस रेशियो। 14 to 15 इयर्स एज ग्रुप वाले कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलिंग को जा रहे हैं। तो ये जितने लोग स्कूल जाएंगे हमारे लिए उतनी अच्छी बात है। ठीक। तो हरियाणा में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आउट ऑफ 100 61, केरला में 83 एंड बिहार में 43। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो 14-15 इयर्स एज ग्रुप वाले हैं जो स्कूल जा रहे हैं वो कहां के हैं, केरला के। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम इनकम कंसीडर करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट स्टेट होता हरियाणा। लेकिन हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को भी कंसीडर करते हैं। ये तो एवरेज इनकम हो गया और अदर क्राइटेरिया हो गया ये सब, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। इन सारी चीजों को हमने जब कंपेयर किया तो हमारे लिए बेस्ट स्टेट कौन सा हो गया, केरला हो गया। तो जब भी हम किसी कंट्री को या किसी स्टेट को हम इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सी कंट्री या कौन सी स्टेट एक दूसरे से बेहतर है, तो हमें एवरेज इनकम प्लस, यहां पे हम लिख सकते हैं एवरेज इनकम प्लस अदर क्राइटेरियाज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पे केरला सबसे बेटर क्यों है, क्योंकि केरला में पब्लिक फैसिलिटी, क्या पब्लिक फैसिलिटी दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज मतलब हो रहा है इसमें हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज या अदर ऐसे जितने सारे फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके थ्रू अनाज हमें मिलता है गरीब लोगों को, ये सारी सुविधाएं कहाँ है, सबसे अच्छा केरला में है। इसीलिए क्या है, केरला इन सारी स्टेट से बेहतर है। आप पैसे से हर चीज नहीं खरीद सकते। पैसे से मान लो हरियाणा के पास सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी वो अपने लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकता है क्या? उसको तो उसी एनवायरनमेंट में रहना होगा ना। अभी मान लो कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम में मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सोसाइटी में तो कोरोना फैला हुआ है ना, मेरे पास पैसे होने से भी क्या होगा, अगर सोसाइटी ठीक नहीं है, सोसाइटी के पास अगर फैसिलिटीज नहीं है कोरोना से फाइट करने के लिए, तो मेरे पास पैसे होके भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हमें देखना है क्या, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया में हम देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। ये सारी चीजें कहाँ अच्छी है, केरला में। क्यों? क्योंकि केरला में पब्लिक फैसिलिटीज बेहतर है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। पब्लिक फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, पीडीएस सिस्टम या इसमें जितने सारे गवर्नमेंट सुविधाएं हैं, सारी चीज कहाँ है, केरला में बेहतर है। तो हमारे लिए बेस्ट स्टेट आफ्टर कंपेयरिंग इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज में हमारे लिए बेस्ट स्टेट कौन सा हो गया, केरला हो गया। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे टू कंपेयर कंट्रीज। अगर कंट्री को हमें कंपेयर करना है तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या निकालती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और एक है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ में लिखते जाओ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कौन सा रिपोर्ट निकालती है, ये निकालती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको हम शॉर्ट में HDR भी कहते हैं और HDI भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कंट्री को कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे दो रिपोर्ट निकलती हैं। एक जो रिपोर्ट निकलती है वो वर्ल्ड बैंक निकालता है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट है यूएनडीपी।
जो यूएनडीपी निकालती है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर, या फिर उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, वर्ल्ड बैंक क्या करती है? कंट्री को कंपेयर करने के लिए उसके पास एक ही क्राइटेरिया है, वो क्या है? कंट्री का एवरेज इनकम को कंसीडर करती है। एवरेज इनकम के अलावा अदर फैक्टर्स वो कंसीडर नहीं करती है। क्लियर? एवरेज इनकम के हिसाब से वो कहते हैं कि ऐसे कोई कंट्री जिनमें जो लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज अगर $12,056 से ज्यादा इनकम है तो वो सारे कंट्रीज रिच कंट्रीज कहलाएंगे। क्लियर? आसान भाषा में फिर से समझो, अगर ऑन एन एवरेज उस कंट्री में सारे लोग एनुअली $12,056 से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं तो हो जाएंगे रिच कंट्रीज। उसी तरह अगर $956 पर एनम अगर उस कंट्री के लोगों का एवरेज इनकम है $955 या उससे कम तो वो सारे हो जाएंगे पुअर कंट्रीज। इंडिया का है जस्ट अबव दिस, पुअर कंट्री से जस्ट हम ऊपर है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज पर पर्सन इनकम क्या है? एनुअली $1820 पर एनम। हर साल में हम लोग एवरेज $1820 इनकम करते हैं। तो इंडिया फॉल कहां करता है? इंडिया फॉल करता है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, मतलब हम एकदम निचले स्तर से थोड़ा बेटर है। ठीक, तो हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है जो एवरेज इनकम को कंसीडर करते हैं। लेकिन हमने पहले पढ़ा था एवरेज इनकम के साथ अदर फैक्टर्स भी हमें देखना चाहिए जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में नहीं होता है। वहीं पे यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या करते हैं? ये पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम ये तो देखते ही हैं, इसके साथ साथ हेल्थ एंड उस कंट्री में एजुकेशनल लेवल क्या है वो भी कंसीडर करते हैं। हेल्थ के लिए वो एक क्राइटेरिया देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब अगर इस कंट्री में आपका जन्म हुआ तो कितने साल आप उस कंट्री में जी सकते हो, जिंदा रह सकते हो ऑन एन एवरेज। तो किसी कंट्री में मान लो 75 इयर्स तक लोग जिंदा रहते हैं, किसी कंट्री में मान लो 68 इयर्स तक जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ हुआ? अच्छा 75 इयर्स, मतलब ऐसे कंट्री जहाँ पे हम 75 इयर्स तक हमारा चांसेस हम जिंदा रह सकते हैं। तो हम कौन से कंट्री में रहना पसंद करेंगे? ये जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो। ठीक, दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब जितने भी पॉपुलेशन है ऑन एन एवरेज स्कूलिंग कितने साल किए हैं? मान लो 10 साल या मान लो 7 साल या मान लो 6 साल, मतलब जिस कंट्री में लोग ऑन एन एवरेज 10 साल स्कूल गए हैं, मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वहीं पे कहीं पे 6 साल ही सिर्फ स्कूल गए हैं, मतलब यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो एजुकेशन वाइज जो सबसे ज्यादा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग होगा वहां हम रहना पसंद करेंगे, अपने बच्चों को वहां हम रखना पसंद करेंगे, या फिर हमको वहां सेटल होना चाहेंगे, या फिर ऐसे कंट्रीज जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ज्यादा है वहां रहने की कोशिश करेंगे। तो एवरेज इनकम के साथ साथ इन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन फैक्टर को भी कंसीडर किया है। किस रिपोर्ट में? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी पब्लिश करती है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे 4 कंट्रीज लिए हैं, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार और पाकिस्तान। इसमें पर कैपिटा इनकम या फिर कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका एवरेज इनकम को हमने यहाँ पुट किया। तो सबसे ज्यादा एवरेज इनकम किसका है? श्रीलंका का। तो अगर हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे लिए बेस्ट कंट्री क्या है? श्रीलंका। लेकिन इनकम के साथ साथ हम अदर फैक्टर्स भी कंसीडर करते हैं जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मींस हेल्थ भी हम देखेंगे इस कंट्री में कैसे रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मींस अगर हमारा जन्म इंडिया में है तो हम कितने साल जीवित रह सकते हैं? 68.8 इयर्स। अगर हम वही श्रीलंका में हमारा बर्थ होता तो हम कितने साल तक जिंदा रह सकते थे? 75.5 इयर्स। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ सबसे अच्छा कहां है?
इन चारों कंट्रीज में श्रीलंका है। तो श्रीलंका में एवरेज इनकम भी हमसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा एवरेज इनकम है? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है। टोटल इनकम इंडिया का ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज इनकम क्या है? श्रीलंका का ज्यादा है। तो एवरेज इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका बेस्ट कंट्री है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन सा कंट्री सबसे बेस्ट है? श्रीलंका। थर्ड पॉइंट है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मींस एजुकेशन। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्री सबसे बेहतर है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब 25 इयर्स से जितने लोगों का एज ज्यादा है उसमें से कितने साल उन्होंने स्कूल में व्यतीत किया है। तो श्रीलंका में जितने लोग हैं जो 25 इयर्स एंड अबव है वो लोग 10 साल स्कूल गए हैं। इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है 25 इयर्स एंड अबव वो लोग 6.4 इयर्स की स्कूलिंग किए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा और अच्छा स्कूलिंग कहाँ है एजुकेशन में? श्रीलंका। ठीक, तो हमारे लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट कंट्री कौन है? श्रीलंका। क्लियर? अब हम सारी कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट का रैंक देखेंगे। इसमें क्या है? श्रीलंका का कौन सा रैंक है? 76। ठीक, इंडिया का रैंक क्या है? सेकंड इंडिया का रैंक क्या है? 130। तो रैंक 1 बेहतर होता है या लास्ट रैंक बेहतर होता है? रैंक 1 हमेशा बेहतर होता है। तो सबसे कम रैंक किसका है? श्रीलंका का। तो श्रीलंका यहाँ पे हो गया हमारा सबसे बेस्ट कंट्री एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक, ये पास रिपोर्ट है। इंडिया का अभी लेटेस्ट रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ये 2021 का रिपोर्ट है। ठीक, तो टोटल 191 कंट्रीज को जब कैलकुलेट किया गया उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इंडिया किस रैंक पे है? 132 रैंक पे है, जो कि अच्छा नहीं है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छे नहीं है। तो यहाँ हमने देखा यूएनडीपी जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उसके हिसाब से हम एवरेज इनकम को भी कंसीडर किए और हेल्थ एजुकेशन फैक्टर को भी कंसीडर किए और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स हमने निकाला। उस सारी फैक्टर को कंसीडर करने पे हमारे लिए बेस्ट स्टेट कौन सा हुआ? बेस्ट कंट्री कौन सा हुआ? श्रीलंका हुआ। तो हमने ये जाना कि इनकम तो हम एक फैक्टर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंट्री डेवलप है या नहीं है उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इनकम। लेकिन सिर्फ इनकम ही नहीं, इनकम के साथ साथ उस कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं कैसी है वो हमें देखना होगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कंट्री के लेवल पे भी। इंडिविजुअल लेवल पे हमने क्या देखा? अगर किसी पर्सन का इनकम इंक्रीज होता है तो उसे हम डेवलप कहते हैं, लेकिन इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर्स भी हमें चाहिए, सच एज फ्रीडम चाहिए, रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे। उसी तरह कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में हमें देखा या स्टेट के पर्सपेक्टिव में देखा कि कंट्री का टोटल इनकम के बाद हम लोगों ने कंसीडर किया एवरेज इनकम, क्योंकि एवरेज इनकम से एक्चुअल पता चलता है कंट्री में ऑन एन एवरेज लोगों का इनकम कैसा है। एवरेज इनकम में भी एक प्रॉब्लम था कि वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है कि नहीं वो पता नहीं चल रहा था। जो भी हो, हमने एवरेज इनकम को सिलेक्ट किया। एवरेज इनकम के अलावा सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम को फैक्टर मानने वाला वो कौन था? वर्ल्ड बैंक। वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो एवरेज इनकम को ही अपना फैक्टर बनाती है, कोई कंट्री डेवलप है या नहीं। एवरेज इनकम को हमने पर कैपिटा इनकम भी कहा है। लेकिन यूएनडीपी रिपोर्ट में क्या होता है? एवरेज इनकम के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ टर्म्स जाना जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने जाना। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, हमने देखा केरला सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी हैं, सुविधाएं वहाँ पे अच्छी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में जाना, अभी हमें जानना है कि वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है कि नहीं। डेवलपमेंट जो अभी हम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। जहां भी आप इस वर्ड को देखोगे, चाहे ज्योग्राफी में देखो, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में देखो, सस्टेनेबिलिटी मीन्स होता है यूटिलाइजिंग resources
in such a way that it fulfills our need and also the need of our future generations. Clear? Utilizing resources in such a way that it fulfill our need as well as it will also fulfill our future generations need. मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, मान लो कोयला है जिसे हम मिट्टी के अंदर से निकाल रहे हैं, या क्रूड ऑयल है जो हम निकाल रहे हैं, वो क्या है, वो लिमिटेड है। हम इतना ही यूज करना है, इतना ही एक्सट्रैक्ट करना है कि वो बचा रहे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी, और अभी से हम उतना ही निकाले। मान लो कोल है, तो कोल ये तो लिमिटेड है, ये क्या है, लिमिटेड है। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम लाते हैं, या किसी और चीज, मान लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम के लिए हम यूज करते हैं कोल को। तो अभी से हम तो जानते हैं कि ये कोल इतना ही अवेलेबल है, ठीक, तो हमें उतना ही निकालना है कि हमें भी मिले और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी थोड़ा बचा रहे ताकि उन्हें भी मिले। और अभी से हमें एनर्जी के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेस को फाइंड आउट करना है कि हम और कैसे एनर्जी को, जैसे कोल से जो एनर्जी हमें मिलती है, और ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है। से फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, ठीक, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, या जितने सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेस हैं उसे हम अभी से देखना स्टार्ट करना होगा। अगर नहीं देखेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये सारे रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो हमें ये रिसोर्सेस जो कोल है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो अवेलेबल हो सकते हैं ऑल्टरनेटिव, उन्हें अभी से ही ध्यान में रखना होगा। तो हम कहेंगे कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं कि हम करते जाएं रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करते जाएं, खत्म करते जाएं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ बचे नहीं। अभी एग्रीकल्चर के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, इंडिया को फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनना था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज किया। ऐसे सीड्स जिसमें हाई यील्ड पॉसिबल है, हाई मतलब प्रोडक्शन पॉसिबल हो, ठीक। तो उस हाई प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, वाटर भी ज्यादा चाहिए, ठीक, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो हमने क्या किया, वाटर, जब इस क्रॉप के लिए ज्यादा वाटर चाहिए तो हमने ग्राउंड वाटर को क्या किया, ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर को हमने यूज करके एग्रीकल्चर में यूज किया। तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो पहले, मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल थी, अभी क्या हो गया, यहाँ हो गया, अभी यहाँ हो गया, कुछ दिन बाद और डिप्लीट हो गया और नीचे लेयर चला जाएगा। तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर रहेगा क्या, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है और उतना ही यूज करना है जितना जरूरत है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मींस यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट विल फुलफिल आवर नीड एज वेल एज द नीड ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। क्लियर? चलो अभी सम अप करते हैं और समरी में क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमने जाना व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग व्हिच इज बेटर देन प्रीवियस, उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। ठीक। सेकंड पॉइंट हमने जाना डिफरेंट गोल्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्संस। अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्संस के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम लोगों ने इसमें एग्जांपल पढ़ा था लैंडलेस रूरल लेबरर, हमने पढ़ा था प्रॉस्पेरस फार्मर्स, हमने पढ़ा था ऐसे फार्मर जो क्रॉप के ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं। और भी कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्संस के बारे में हमने पढ़ा था। जो लैंडलेस रूरल लेबरर है उनके लिए डेवलपमेंट क्या होता है, उनके लिए डेवलपमेंट होता है कि अगर लैंड नहीं है, लेबर है, उनको अगर मान लो वर्क मिलता है, कंटिन्यूअस वर्क मिलता है तो इनके लिए डेवलपमेंट है। या मान लो इनके लिए बेटर वेजेस मिलता है, ज्यादा रुपये मिलता है पर डे,
वेजेस के लिए, तो इनके लिए डेवलपमेंट है। वहीं पे प्रॉस्परस फार्मर्स के लिए क्या है, प्रॉस्परस फार्मर्स के लिए इनका जो क्रॉप है, इनका प्राइस अगर इसको ज्यादा मिले तो इनके लिए डेवलपमेंट है, या फिर इनके लिए जो लेबर है वो चीप रेट में इनको अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो इनके लिए डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ हमने जाना कि वेजेस अगर इंक्रीज होता है तो लेबर के लिए अच्छा है, वेजेस अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉस्परस फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि देयर आर डिफरेंट developmental goals for different categories of person, and what may be development for one person may not be the development for others. It may be sometimes contrast. ठीक, हमने डैम का एग्जांपल भी पढ़ा था कि डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसमें इंडस्ट्रीज का फायदा होगा या सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका फायदा होगा, लेकिन वहां पे जो ट्राइबल लोग हैं जो डैम के नजदीक रहते हैं उनको रिलोकेट करके दूसरे जगह पे शिफ्ट करना होगा, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट, डैम बनना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, इनकम एंड अदर गोल। तो किसी पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको ऑन एन एवरेज देखने के लिए हमने क्या किया, उस पर्सन का इनकम को हमने कैलकुलेट किया। अगर किसी पर्सन का इनकम लास्ट ईयर 8,000 था, अभी 10,000 है, तो हम कहेंगे कि उनका डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनको फ्रीडम है कि नहीं, उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं, उनको ग्रोथ हो रहा है कि नहीं उनका, ये सारी चीजों को हमने कंसीडर किया। इनकम क्या है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, और अदर गोल्स में नॉन मटेरियलिस्टिक, फ्रीडम हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ग्रोथ हो गया, एडवांसमेंट हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ये सारी चीजें क्या है, अदर गोल्स हैं। ठीक। नेक्स्ट हमने जाना कि नेशनल डेवलपमेंट, ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में हमने जाना। नेक्स्ट हम नेशनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में जाना। नेशनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में भी हमने क्या किया, कंट्री का एवरेज इनकम निकाला, जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, और दूसरा यूएनडीपी रिपोर्ट निकालते हैं जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या है, कंट्रीज का एवरेज इनकम को हम कंसीडर करते हैं, और यूएनडीपी रिपोर्ट में एवरेज इनकम, या इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम प्लस हेल्थ कैसा है उस कंट्री का, उस कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज कैसे हैं, ये सारे फैक्टर्स को हमने कंसीडर किया। क्लियर। एवरेज इनकम जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम क्या था, एवरेज इनकम कंसीडर करने के टाइम में हमें प्रॉब्लम ये था कि वो इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, वो हमें पता नहीं चलता है एवरेज इनकम से। ठीक है। टोटल इनकम में ये प्रॉब्लम था कि कंट्री का टोटल इनकम ज्यादा होने से कंट्री में ऑन एन एवरेज लोगों का इनकम कितना है पता नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने टोटल इनकम को छोड़ के एवरेज इनकम लिया। एवरेज इनकम में भी ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि नहीं वो हमें पता नहीं चल रहा था। हमने एक एग्जांपल किया जिसमें कंट्री ए था और कंट्री बी था। कंट्री बी में जो 5 लोग थे ये 500 करके अर्निंग कर रहे थे, जो 5th लोग था वो 48,000 कर रहा था। ठीक। तो कंट्री ए में एवरेज इनकम 10,000 था, कंट्री बी का भी 10,000 था, तो एवरेज इनकम देखने से दोनों कंट्री सेम थी, लेकिन ऑन एन कंट्री बी में ऑन एन एवरेज लोग, ज्यादातर लोग गरीब थे और 1% ही था जो अमीर था। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इस कंट्री का बहुत खराब है, कंट्री ए का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था। अगर हमें मौका मिलता तो हम कंट्री ए में रहना पसंद करते। ठीक। तो एवरेज इनकम का प्रॉब्लम क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं वो इनकम उस कंट्री में हमें पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है कुछ टर्म्स हमने जाना, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम मींस टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। क्लियर। दूसरा टर्म हमने जाना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस पर 1000 बर्थ पे कितने बच्चे हैं 1 साल कंप्लीशन से पहले उनका डेथ हो जाता है। डेथ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। 1000 लाइव बर्थ से 1 साल कंप्लीशन से पहले अगर 40 बच्चे का डेथ हो जाता है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, 40 है। अगर किसी स्टेट में या किसी कंट्री में 1000 बर्थ से 30 बच्चे डेथ हो जाते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, 30 है यहाँ पे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे लिए टारगेट क्या होना चाहिए, जितना कम हो सके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम उतना करेंगे। पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम जितना ज्यादा हो सके हम उतना हमारे लिए अच्छा है। लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट ये है कि 7 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप वाले कितने लोग रीडिंग, राइटिंग और बेसिक मैथमेटिक्स आता है उनको, तो वो हम उन लोगों को हम लिटरेट कहेंगे। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, किसी कंट्री में 14 या 15 इयर्स एज ग्रुप में कितने लोग रहते हैं, उस 14-15 इयर्स वाले ग्रुप में मान लो 100 लोग रहते हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। मान लो 100 लोग हैं टोटल जो 14-15 इयर्स एज ग्रुप में है और इसमें से 80 लोग स्कूल जाते हैं,
तो नेट अटेंडेंस रेशियो कितना हो गया, 80% हो गया। तो हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो इंक्रीज हो। फिर हमने टर्म जाना पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, गवर्नमेंट से मिलने वाली सारी सुविधाएं, से फॉर एग्जांपल हो सकता है मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, सॉरी मेडिकल हेल्थ या एजुकेशन फैसिलिटीज हो सकते हैं। फिर हमने जाना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें राशन कार्ड बनते हैं और उसके थ्रू हमें अनाज मिलता है। अनाज जैसे चावल, गेहूं, या फिर पहले केरोसिन ऑयल भी मिलता था, या अभी शुगर भी मिलता है। तो ये सब सारे फैसिलिटीज हो गए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट हमने टर्म जाना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाल रहे थे तो हमने जाना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि अगर किसी एक कंट्री में हमारा जन्म हुआ तो हम कितना पॉसिबिलिटी की है उस कंट्री में कितने साल तक हम जी सकते हैं। तो हमने श्रीलंका में जाना, कितना साल था, 75 ईयर्स मान लो। तो 75 ईयर्स श्रीलंका में अगर हमारा बर्थ होता है तो हम कितने साल तक जीवित रह सकते हैं, 75 ईयर्स। इंडिया में है मान लो 68 ईयर्स, तो हम क्या चाहेंगे, श्रीलंका में रहना पसंद करेंगे क्योंकि हम ज्यादा लंबे समय तक यहाँ जीवित रह सकते हैं। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग हमने जाना, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में जितने भी लोग 25 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप वाले हैं, किसी एक कंट्री में 25 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप वाले जितने भी लोग जिंदा हैं उसमें से कितने साल उन्होंने 25 साल के कितने साल स्कूल में बिताए। तो हमने देखा कि श्रीलंका में 10 साल ऑन एवरेज लोग स्कूलिंग किए हैं। इंडिया में देखा मान लो 6 इयर्स। ठीक, तो हमारे लिए हम कौन से कंट्री में रहना पसंद करेंगे, श्रीलंका में, क्योंकि यहाँ पे 25 साल के से ज्यादा लोगों ने 10 साल स्कूल में बिताया है। तो ऑन एवरेज एजुकेशन यहाँ पे अच्छा है। नेक्स्ट हमने जाना सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए हम जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि हम रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें कि वो रिसोर्स हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी मिले। कहा जाता है कि हमने रिसोर्सेज जो हमें अवेलेबल मिले हैं वो हमने अपने एंसेस्टर से, हमें खैरात में नहीं मिले हैं, बल्कि हमने अपने फ्यूचर जनरेशन से बोरो किया है, हमें उनको वापस देना होगा। ठीक, हमें सेटिस्फाई अपने नीड को भी करना है प्लस फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा के रखना है। और एक टर्म है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये मजे करने के लिए करो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का एज है 40 इयर्स, सॉरी किसी पर्सन का वेट है 40 kg, किसी पर्सन का एज है 40 kg। ठीक, तो उसका BMI कैसे निकलेगा, उसका BMI है, मान लो उसका हाइट है 2 मीटर। ठीक, तो 2 मीटर को स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 40/4 इक्वल्स टू 10। तो इसका BMI कितना हो गया, 10 हो गया। बॉडी मास इंडेक्स मतलब कितना वेट होना चाहिए, बॉडी और मास का इंडेक्स प्रॉपर क्या होना चाहिए उसका लिस्ट दिया हुआ है। आप अपना बॉडी मास इंडेक्स भी निकाल सकते हो। आपका उसमें वजन चाहिए केजी में और आपका हाइट चाहिए मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो सम अप किया हम लोगों ने। अभी इस चैप्टर से जितनी सारी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं प्लस लास्ट 10 इयर्स के जितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं आप उसको सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। ठीक, चैप्टर रिवाइज करने के बाद एक बार वीडियो को फिर से देखना, पैरेलली नोट होगा तो नोट कर लेना और चैप्टर के टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसको भी अच्छे से रिवाइज करना, प्लस सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर नहीं हो तो हमें बताना, हम उसका आंसर देंगे। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, इस चैप्टर का नोट्स या क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है LRNR। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं आप प्ले स्टोर में। ये नोट्स फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट के दिए हुए हैं। क्लियर? ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।